हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजा, किसान और नगर अर्थात सेकंड जो चैप्टर है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजा, किसान और नगर का। इस राजा, किसान, नगर में एक अध्याय पड़ता है आपका 16 महाजनपद। आज हम इसी 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए माना जाता है। यहाँ से पहली बात तो ये है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके लिए यहाँ से मैप का भी क्वेश्चन बनता है और इस मैप के क्वेश्चन के साथ ही साथ आपके लिए क्या है कि लिखित क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। जब हम इस 16 महाजनपद की बात करते हैं तो ये आपको 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें दिखाई देते हैं। कब की बात है दोस्तों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जिसे हम एक परिवर्तन के युग के नाम से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कई प्रकार का बनता है। बड़ी रिलैक्स से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप इसके लिए चिंता न करिएगा, लेकिन यहाँ से इतनी गारंटी है कि 2 या 3 क्वेश्चन तो हम आपको बेहतर तरीके से बता करके ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, कितने महाजनपद का उदय, तो ये तो हम लोग पढ़ करके पहले भी हमने बताया था कि 16 महाजनपद की बात होती थी और आज भी हम 16 महाजनपद की बात करेंगे। महाजनपदों की विशेषताएं की बात करेंगे, उनके राजा की बात करेंगे, उनकी राजधानी की बात करेंगे, उनके लोकेशन की बात करेंगे जो आपके एक मैप में आता है। इस वीडियो को आप क्लास 12 के बच्चे के लिए तो बना ही रहा हूं, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन का भी तैयारी करता है या सीयूटी की भी तैयारी करता है तो वो व्यक्ति भी इसको वीडियो को देख सकता है, उसके लिए भी पूरी तरह से लाभदायक होगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं 16 महाजनपद की जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 16 महाजनपद की बात करें तो दोस्तों सबसे पूरब में जो एक महाजनपद था जिसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे 16 महाजनपद जो था सबसे पूरब में, इसे ही हम बोलते थे अंग महाजनपद के नाम से जानते थे। किसको? अंग, सबसे पूरब में था। इसके बगल में यहाँ पर दोस्तों क्या था? मगध था, जो मगध को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जस्ट इसके बगल में काशी, फिर से कौशल, ये दोनों के दोनों जनपद अलग अलग पार्ट में अपने थे। यहाँ पे वज्जी था, फिर वज्जी के बाद इसी के एरिया में यहाँ पे एक मल भी था, मल भी था जो ऊपर में 16 महाजनपद में से एक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कौशल भी था, कौशल जो हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंचाल और फिर ऊपर जाते हैं तो कुरु मिल जाता है। सबसे पूर्वोत्तर इलाके में कंबोज था और कंबोज के नीचे यहाँ पे गंधार था। यानी अगर देखें तो इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 इधर 8 9 10 एक वत्स भी था उत्तर प्रदेश में, ये सब हमने बता रखा है। सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में ही था दोस्तों। इसके अलावा मत्स्य जो राजस्थान आज के डेट में जयपुर का इलाका पड़ता है। इसके अलावा यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन यानी अवंती था और उसके बगल में मध्य प्रदेश में ही चेदी भी था अपना, जो चेदी एक महाजनपद ही था। और सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो था दक्षिणतम महाजनपद कौन था, तो वो दक्षिणतम महाजनपद क्या था दोस्तों? तो अस्मक था। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल आपके
कितने 16 महाजनपद की बात हम करते हैं। ये 16 महाजनपद जो है आज हम इसकी चर्चा करेंगे और एक एक महाजनपद के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग पढ़ने का प्रयास भी करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या क्या उसकी खास विशेषता रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहां से 2 ऊपर की बात कर लें दोनों को तो नीचे के बच जाएंगे, फिर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, या फिर कई तरीके हो सकते हैं। पहले बिहार में जितने पाए जाते हैं उनको पढ़ लें, फिर से हम यूपी में पहुंच जाएं, फिर मध्य प्रदेश में पहुंच जाएं, फिर हरियाणा के पहुंच जाएं, फिर हम राजस्थान के पढ़ें, फिर ऊपर का पढ़ें। तो सबसे पहले ऊपर के समझते हैं कि सबसे ऊपर एक महाजनपद था जिसका नाम था कंबोज। सबसे ऊपर में कंबोज एक महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था दोस्तों? कंबोज। कंबोज एक महाजनपद था जिसकी राजधानी रायपुर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? रायपुर। रायपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। कंबोज की राजधानी क्या थी दोस्तों? रायपुर थी, या इसी को रायपुर कहिए या राजपुर भी कोई कहता है, या इसे हाटक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाटक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहली बात हो गई, नाम हो गया, कंबोज राजधानी हो गई। शासक की बात किया जाए तो बहुत बड़े शासक की यहाँ जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन इसकी एक विशेषता हमें दोस्तों जरूर देखने को मिलता है। क्या है इसकी विशेषता? तो इसकी विशेषता ये थी कि सबसे पश्चिमोत्तर भारत में था, यानी इसे हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते थे। क्या बोलते थे इसे? इसे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते थे। उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते थे। क्या बोलते थे? उत्तर भारत का प्रवेश द्वार। और सबसे उत्तर में पाया जाने वाला ये महाजनपद था। उत्तर में, सबसे उत्तर में पाया जाने वाला था। आया? सबसे उत्तर में पाया जाने वाला ये महाजनपद था दोस्तों, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हो गया कंबोज, जो सबसे उत्तर में था, सबसे ऊपर में था। पहली बात याद हो गई। कंबोज के नीचे हमारा दूसरा महाजनपद था, जिस महाजनपद को हम लोग क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। ठीक है, गंधार। गंधार महाजनपद था। कौन सा था दोस्तों? गंधार महाजनपद था, जिसकी राजधानी, गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला, ये वही तक्षशिला था जो हम शिक्षा नगरी के रूप में भी इसे जानते थे। तक्षशिला को हम शिक्षा नगरी के रूप में हम जानते थे। शिक्षा नगरी कहते हैं तक्षशिला को, जहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग भी पढ़ाई किए थे हमारे यहाँ उस जमाने में, जिसमें से एक बड़े विद्वान हम अक्सर नाम सुनते हैं जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य भी तक्षशिला का ही विद्वान थे और तक्षशिला का प्रधानाचार्य भी बने हुए थे। उन्होंने वहीं से पढ़ाई की थी। तो ये है आपको तक्षशिला जो गंधार था। महाभारत में भी हमें इसे उल्लेख देखने को मिलता है, और महाभारत में जो गंधारी नाम की एक रानी थी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गंधार की ही रहने वाली ऐसा बताया जाता है, जहां के शकुनी मामा थे। तो इस प्रकार दोस्तों पहली बात हमने नाम देखा, राजधानी देखा इसकी, और अब आता है सवाल कि तक्षशिला जो था वहां के राजा कौन थे। तो तक्षशिला के राजा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का राजा जो थे वो पुष्कर सारिन थे। तक्षशिला के जो राजा थे दोस्तों, जो राजा, इनका नाम था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन, जिन्होंने एक बार अवंती पर भी विजय प्राप्त किया था। इन्होंने अवंती पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अवंती पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, और ये बहुत ही
महत्वाकांक्षी शासक थे। बाकी तो महाभारत में इसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो हमें दोस्तों ज्यादा नहीं, यहाँ का शासक हो गए, विशेषताएं हो गई, क्या हो गई विशेषता, तो शिक्षा नगरी था, तहसीला महाभारत में इसकी चर्चा की गई है। और राजा यहाँ के पुष्कर सारीन थे, जो अवंती यहाँ पर था। इस अवंती पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा भी मतलब हराया था। वहां के राजा जो थे चंड प्रदोत, उनको उन्होंने हराया था। आपको क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हिस्ट्री है दोस्तों, उसमें इतना ही पूछेगा, इससे बाहर हमें जाने की जरूरत इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो गंधार तक्षशिला हो गया, इतनी सारी जानकारियां यहाँ पर मिल गई। इससे ज्यादा जानकारी अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि चाणक्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों में थे, जो यहीं के पढ़ने वाले भी थे। अब चलिए दोस्तों, तो हमने कितनी महाजनपद को देख लिया, तो 2 महाजनपद हमने देखा, एक कंबोज और दूसरा गंधार को देखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसी लाइन से हम आ जाते हैं ऊपर ऊपर पाले, फिर हम नीचे नीचे पकड़ लेंगे। कुरु जो हमारा हरियाणा में था, कहाँ पे था दोस्तों, कुरु जो एक महाजनपद था। यानी अब हम तीसरी महाजनपद की बात करने जा रहे हैं। जो तीसरा महाजनपद था जिसका नाम कुरु था, कुरु, तीसरी महाजनपद का नाम क्या था दोस्तों, कुरु था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर माना जाता था। ये था हमारा कुरु, तीसरा था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर हम मानते थे। महाभारत की लड़ाई यहीं पर हुआ था, कुरु में ही हुआ था। महाभारत की लड़ाई हस्तिनापुर राजधानी हुआ करती थी उनकी। और हमारा यह जो कुरु जो था, यह हमारा वर्तमान में कहा जाए तो ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है, जहां पे महाभारत हुआ था। ठीक है, कुरु का जो राजा थे, यहाँ पर जो राजा थे उनका नाम था कौरव्य। राजा का नाम क्या था, कौरव्य राजा का नाम था दोस्तों। वर्तमान में ये कुरु हरियाणा में पड़ता है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो आप ये बात कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था। महाभारत का युद्ध जो था वो यहीं पर हुआ था। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था, यहीं पर हुआ था। दोस्तों, मैं ज्यादा डीपली जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा डीपली आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं। ज्यादा हम डीप में लेकर जाएंगे तो ना उससे आपका सवाल पूछा जाएगा और ना वो आपका काम का चीज होगा और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हम उतने ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए, हम राजा का नाम इसलिए बता रहे हैं, वर्तमान हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले ईयर का पेपर आप जा करके देखिए तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो राज्य मतलब महाजनपद और उनकी राजधानियां, ये क्वेश्चन पूछी गई है। दूसरा मैचिंग करने वालों में तो दूसरा क्वेश्चन कि महाजनपद और वहां के कौन शासक रहे हैं, ये मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाजनपद और वो महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है, इसके साथ मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। खुद दोस्तों, मैं 10 साल से सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर में देखते रहता हूँ, हर साल मैं देखता हूँ, हर साल लड़ाने की कोशिश करता हूँ। ये हमने जरूर देखा है कि क्वेश्चन इसी टाइप से कई बार पूछे गए हैं। और इसके बाद मैप का क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, एक मैप जरूर पूछ दिया जाता है कि ये महाजनपद कहाँ पर था, इसको लोकेट करिए। तो इस प्रकार दोस्तों, इतने से ही इर्द गिर्द में चलने का प्रयास कर रहा हूं, इससे बाहर मैं आपको लेकर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ये पजल हो जाएगा। तो अब देखिए, दूसरा कुरु हो गया। कुरु में क्या देखा आपने, राजधानी हस्तिनापुर हो गए, राजा वहां का कौरव्य हो गए। वर्तमान में वो कहां पर है, हरियाणा में है। विशेषता की बात की जाए तो महाभारत जैसा युद्ध जो था, वो जो सत्य पर असत्य के लड़ाई की चल रही थी, उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा था, तो हमने वहां भी इसको देख लिया था। ठीक है, इतना ही हमारे लिए कुरु का काफी ज्यादा महत्व रखता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है वो है, अब अगर हम बात करें तो सूरसेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग, सूरसेन। इसकी बात करते हैं, जो एक ही साथ इसी के साथ इधर घूमता था, ये सूरसेन हमारा था। अब देखिए, सूरसेन हमारा चौथा महाजनपद था।
ठीक है, सूरसेन। याद करने का तरीका यही है, हमने दो किया, फिर ये या फिर इसके साथ साथ ये अपना नीचे का 4 का 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका ऊपर का ये हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 और फिर लास्ट के नीचे 4 बच जाएंगे, हो जाएंगे। सूरसेन, सूरसेन जो था यहाँ जिसकी राजधानी सूरसेन आपको कहाँ पड़ता था, ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी, यूपी में पड़ता था, जिसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी, राजधानी। दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी, मथुरा, मथुरा में इसकी क्या थी, राजधानी थी, सूरसेन, ठीक है, मथुरा राजधानी थी। राजा अवंती बर्मन माने जाते थे इसको। राजा की दोस्तों यहाँ की जानकारी ना नहीं मिलती है, तो तीन ही बात याद रखिए, एक तो इसकी राजधानी मथुरा वर्तमान में कहां पर है, यूपी में है, नाम हो गया, राजधानी हो गया, शासक की जानकारी उतनी यहाँ पर नहीं मिलती है, और विशेषता इसकी सूरसेन मथुरा जो था वो एक धार्मिक नगर के रूप में आगे चल करके डेवलप हुआ, धार्मिक नगरी था, धार्मिक नगर था, धार्मिक नगर के रूप में हम इसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है 4 के बाद यहाँ का 5वां महाजनपद। 5वां महाजनपद कौन सा था दोस्तों, तो अब हम चलते हैं यहीं से वत्स की तरफ, ठीक है, किधर की तरफ दोस्तों चलते हैं, वत्स की तरफ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग वत्स। वत्स एक महाजनपद था, ठीक है। वत्स की राजधानी जो थी दोस्तों क्या थी, इसकी जो राजधानी थी, ये राजधानी आपको कौशाम्बी थी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी दोस्तों जो है वो वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूपी में पड़ता है। वत्स, वत्स की वत्स की राजधानी दोस्तों, हम यहां पर इसको देखते हैं वत्स, ठीक है, वत्स जिसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी, राजधानी कौशाम्बी थी। और ये कौशाम्बी जो है वो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यूपी में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो यूपी में पड़ता है। और वत्स का जो राजा था वो उसका नाम था उदयन, उदयन, उदयन नाम था, उदयन। उदयन और उदयन में अंतर है, उदयन जो था वो पाटलिपुत्र का था, मगध का था, ये उदयन है दोस्तों का, ठीक है, कौन सा है, ये उदयन है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और उदयन का विवाह जो हुआ था वो अवंती के राजकुमार चंड प्रदोत की बेटी वास दत्ता से हुआ था। इसका विवाह ये अवंती नरेश, अवंती अवंती नरेश चंड प्रदोत, चंड प्रदोत की पुत्री थी, की पुत्री वास दत्ता से हुआ था। और इसी दोनों की प्रेम कहानी पर दोस्तों एक किताब भी लिखा है, स्वप्न वास दत्ता, याद रखिएगा, ये किताब है, नोट करके अपने पास रखिएगा, एक स्वप्न, स्वप्न वास दत्ता, जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम भास था। ये उदयन और इस वास दत्ता की प्रेम कहानी है, जिसका ये वर्णन हम लोग इसमें करते हैं। ईश्वर से बाकी तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कैसे शादी हुआ कैसे नहीं हुआ वो तो एक लंबी चौड़ी है दोस्तों, लेकिन उससे आपको खास मतलब यहाँ पर नहीं है, तो हम इसीलिए वत्स के बारे में ज्यादा आपको नहीं बता रहे हैं। फिर अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, कितने 5 हो गए महाजनपद। अब हम छठे महाजनपद की ओर चलते हैं। जो हमारा छठा महाजनपद है उसकी बात हम करते हैं, काशी की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, किसकी बात हम करते हैं, काशी की बात करते हैं। काशी, काशी की, काशी, काशी की राजधानी जो थी
काशी की राजधानी जो है दोस्तों वाराणसी थी, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी इसकी राजधानी है। कहा जाता है कि वरुणा, वरुणा, ठीक है, वरुणा प्लस 80 नाम की दो नदियां बहती थी यहाँ पर। इसी दोनों नदियों के संगम पर वाराणसी शहर बना हुआ है। और इसी वाराणसी शहर का जो राजा था यहाँ पर, जो यहाँ का राजा था, जिसका नाम था बृहदत्त, बृहदत्त। क्या नाम था दोस्तों यहाँ के राजा का? नाम था काशी के वरुणा प्लस 80 के नाम से बना हुआ था। यहाँ का जो राजा था ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त। क्या नाम था दोस्तों इसके राजा का? ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त काशी के राजा थे। तो हमने क्या देखा? हमने नाम देखा, राजधानी देखा, शासक ब्रह्मदत्त भी देख लिया, विशेषता इसकी वाराणसी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी विशेषता में एक और हम लोग भी लिख सकते हैं, जो सबसे खास करके एनसीईआरटी को फॉलो करता है, वो है इसकी विशेषता कि यह एक व्यापारिक नगर था। क्या था जी दोस्तों? यह एक व्यापारिक नगर था। यह एक व्यापारिक नगर था। क्या था दोस्तों? एक व्यापारिक नगर था, जो काशी को लेकर के कई लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, और उस झगड़े को हम लोगों ने देखा भी है। और अब यहाँ पर ये था आपका काशी, जो यहाँ पे हम देखते हैं, यही हमारा था काशी, जो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी राजधानी जो थी वो थी वाराणसी। अब उसके बगल में, अच्छा एक बात और कि ये काशी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो काशी वर्तमान में दोस्तों यूपी में स्थित है। यूपी हमारा जानते ही होंगे आप, यूपी, और इसी यूपी से रिलेटेड है काशी, जो एक आज भी, पहले व्यापारिक नगर था, आज एक ये धार्मिक नगर के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या है? एक धार्मिक नगर के रूप में विकसित हुआ, धार्मिक नगर के रूप में ये विकसित हुआ है। हम इसे धार्मिक नगर के रूप में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार काशी हमारा समझ में आपको आया होगा। इसके बाद हमारा दोस्तों आता है, अब ऐसे ही तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे कंबोज देखा, कंबोज के बाद हमने गंधार, गंधार के बाद हमने सीधा इसी लाइन में हम आ गए कुरु, कुरु के बाद हमने सीधा देखा क्या? सूरसेन, फिर हमने वत्स देखा, हमने काशी। अब इसके बाद एक हमारा आता है मगध। अब हम मगध के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मगध को हम तो मगध के उत्कर्ष में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ हम उसको बस इसी विशेषता के नाम से ही जानते हैं, जो हम लोग चर्चा करेंगे 7वां में, जो हमारा क्या था? मगध था, मगध, ठीक है। मगध वर्तमान में जो है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मगध वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, जिसकी राजधानी जो थी, इसका राजधानी, पहले तो इसकी राजधानी राजगीर थी, राजगीर, ठीक है, जिसे हम राजाओं का घर के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी लिखता है, मैं नहीं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी आप पढ़ाई करिए, खास करके 12 के लिए, तो हमने बेहतर से बेहतर 12 में रिजल्ट दिया है हिस्ट्री और पोल साइंस ज्योग्राफी में। इस बार भी हमारे टॉपर 96 लेकर के बच्चे आए हैं, कई बच्चों ने 96 नंबर लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भी। तो ऐसे में मैं हम ऐसा आपसे दो ही बात करता हूं, मैं मुकुंदपुर में पढ़ाता हूं, और मुकुंदपुर का कोई विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वो हमसे क्लास लेना चाहते हैं, तो आप बड़े शिव मंदिर यहाँ पर है, बड़ा शिव मंदिर के बगल में यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसी बैंक ऑफ बड़ौदा के अपोजिट साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे हमारी क्लासेज चलती है, जहां पर हम इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हमने तो अपने बच्चों के लिए यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सुविधा भी बना रखी है, जहां पे बच्चा बैठकर से 3 से 4 घंटा अपना स्टडी हो फ्री में कर सकता है,
क्योंकि कई फैमिली ऐसे होते हैं जिस फैमिली में थोड़ी दिक्कत होती है, वो बच्चा घर पे पढ़ नहीं पाता है, उन बच्चों के लिए भी मैंने बना रखा है। तो ऐसे में हम ज्यादा डीप में आपको यहाँ लेके नहीं जा रहे हैं, हम जो बात बता रहे हैं उतना करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, हम जो नोट्स देते हैं उस नोट्स को भी पढ़िए अच्छी तरह से। धीरे धीरे हम टेलीग्राम पर भी अपने नोट्स सारे डालना शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, इसलिए आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए व्यक्ति हमारे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़ेंगे तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इन चीजों को आप समझिए कि ज्यादा हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब मगध बिहार में राजधानी पहली राजगीर और दूसरी राजधानी इसकी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी दोस्तों क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और जिस पाटलिपुत्र की, इसी पाटलिपुत्र का ये पाटली जो पुत्र था, इस पाटलिपुत्र की नींव उदाइन ने रखी थी, उदाइन ने रखा था। ठीक है, यही था। यहाँ पर मगध में एक वंश था जिसे हम हर्यक वंश कहते थे, और इसी हर्यक वंश के प्रथम जो शासक थे जिसका नाम था बिंबिसार, इसी बिंबिसार ने मगध की नींव मगध में आगे बढ़ाया था, मगध को भी लेकर चला था। और बिंबिसार का अगला पुत्र अजातशत्रु था, और अजातशत्रु था, और इसी अजातशत्रु का पुत्र उदयन भी था। तो 1-2 शासक हुए, 3 शासक हुए। ये शासक कहाँ के, मगध के थे। मगध की धरती पर कई वंशों ने भी शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इसके अलावा नंद वंश भी था। और इसी धरती पर दोस्तों मौर्य वंश को भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, यहीं तक का क्वेश्चन आपका लिमिट रहता है। आप पिछले ईयर का क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा इसको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम चलते हैं मगध के बाद। अब मगध के बाद दोस्तों यहाँ से आगे इसका एक महाजनपद था जिसे हम अंग महाजनपद कहते थे। तो हम 8वें महाजनपद के रूप में हम किसको पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा अंग था, अंग महाजनपद, जिसकी जो वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता था। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, अभी भी बिहार में, तब भी बिहार में था। यहाँ का जो राजा था बृहदर्थ था। राजा कौन था, बृहदर्थ, राजा यहाँ का बृहदर्थ था। अगर देखा जाए तो इस अंग की चर्चा तो महाभारत में भी हुई है, महाभारत में भी हुआ है, जहां पर कर्ण को अंग राज्य कहा जाता था, कर्ण को राजा वहां माना गया था। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे कर्ण जो था, कर्ण कहाँ का राजा था, कर्ण जो था महाभारत में अंग का ही राजा उसको बनाया गया था। किसके द्वारा, तो दुर्योधन के द्वारा। एक बात और भी अंग की बात कही जाती है कि इसका झगड़ा जो था किसके साथ था, इसका झगड़ा मगध के साथ भी हुआ था, मगध के साथ इसका झगड़ा था। और एक बात और है कि एक विशेषता दोस्तों इसकी और भी है, जो अंग की एक विशेषता जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वो थी क्या, कि ये सबसे पूरब में पाया जाने वाला महाजनपद था, पूरब में पाया जाने वाला महाजनपद था। ठीक है, सबसे पूरब में पाया जाने वाला दोस्तों क्या था, ये महाजनपद था। इस प्रकार से इधर अंग था, यहाँ पे हमने देखा। तो हमने दोस्तों 8 महाजनपद अभी हमने देख लिया, यानी हमने 50% महाजनपद की बात कर ली। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही पढ़ाएंगे, इतने ही रखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। एक पार्ट में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी उतना पेशेंस के साथ देख नहीं पाएंगे। हमने दोस्तों जो बताया है वो आपको बेसिक बिल्कुल बताने का प्रयास किया है, बिल्कुल भी हमने आपको इधर उधर जाने का प्रयास नहीं किया। जितना एनसीईआरटी है, जितना एनसीईआरटी कहता है, उतने के ही अकॉर्डिंग हम लोग चले। तो आज हम लोग 16 महाजनपद में से 8 पढ़े, जिनमें से सबसे पहला महाजनपद हमने कंबोज पढ़ा, फिर गंधार पढ़ा, फिर से हमने कुरु पढ़ा, फिर हमने सूरसेन पढ़ा। सूरसेन के बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा,
हमने वत्स पढ़ा, वत्स के बाद हमने काशी पढ़ा, काशी के बाद हमने मगध पढ़ा और मगध के बाद हमने अंग पढ़ा। इस प्रकार हमने 8 महाजनपद, उसकी राजधानी वर्तमान में कहां पर है और उसकी क्या खास विशेषता और उसके राजा कौन थे, इन सब चीजों से जुड़ी हुई क्वेश्चन हमने देखा। आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो लाभदायक होगा, आप इसे जरूर देखिएगा, बढ़ा करके नहीं देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं मुकुंदपुर में पढ़ाता हूँ, अगर आप आसपास में मुकुंदपुर के इलाके के बुराड़ी हो या फिर आजादपुर हो या अन्य जगह जहांगीरपुर मुकुंदपुर में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझसे अगर आप ऑफलाइन की क्लास लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे पास ऑफलाइन की क्लासेज बॉयज के लिए मॉर्निंग में चलता है। मॉर्निंग में बॉयज के लिए ऑफलाइन की जो क्लास है वो अपना क्या है 9 बजे से लेकर के 9 AM से लेकर 11 AM 2 घंटा मैं आपको पढ़ाता हूं, एक एक विषय पर डे, क्योंकि ज्यादा समय देना पड़ता है। CBSE बोर्ड है, अच्छे से बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, उनके इंटरव्यू वो क्या बोलते हैं उसको MCQ क्वेश्चन मैपिंग कराना होता है, इसलिए हम 2 घंटे की क्लास बॉयज को सुबह में देते हैं। और एक आपका इवनिंग में जो क्लास होती है, क्लास 11th की, मैं क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, क्लास 12th की एक मॉर्निंग में क्लास होती है जो 9 से 11 होती है और एक इवनिंग में क्लास होती है जो शाम को आपको 7 बजे से लेकर के 9 PM तक होता है। ये दोनों क्लासेस तो दोस्तों केवल बॉयज की होती है जिसमें लड़के पढ़ते हैं। अगर कोई गर्ल्स हमारे पास पढ़ना चाहती हैं तो उनकी टाइमिंग शाम को 5 बजे से लेकर के 7 PM की होती है, जिसमें मनली गर्ल्स ही पढ़ती हैं। केवल गर्ल्स की सुविधा हमने दे रखा है। 5 से 7 12वीं क्लास की क्लास चलती है और किसी बच्ची को अगर इसमें टाइम नहीं है तो वो 7 से 9 भी आ सकती हैं। इसमें भी कुछ गर्ल्स पढ़ती हैं जो एक साथ पढ़ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम क्लास 12th की बात, क्लास 11th की बात करें तो हम इसके भी अपने पास नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं। इसके लिए 2 बैच है। बॉयज के लिए जो है वो सुबह में मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग में दोस्तों हम 8 से लेकर 9 AM पढ़ाते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के लिए जो क्लासेज होती है जो ओनली गर्ल्स के लिए है वो आपको हम 4 बजे से लेकर 5 PM के बीच में हम पढ़ाते हैं। क्लास 11th की क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्लास 11th के लिए हमारे पास बॉयज का मॉर्निंग में 8 से 11 और गर्ल्स में 4 से 5 क्लास होती है। और क्लास 12th के लिए सुबह में बॉयज के लिए 9 से 11, इवनिंग में 9 से 11 और गर्ल्स के लिए 5 से 7 मनली गर्ल्स को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये क्लास लेना चाहते हैं, मिनिमम प्राइस में, मिनिमम पैसे, बहुत कम पैसे दोस्तों हम लेते हैं और उसमें लेकर के हम बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। अगर आपको क्लास मेरी YouTube पे अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों में चर्चा करिए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप मुकुंदपुर में आकर के क्लासेज ले सकते हैं। आपके वीडियो के नीचे एड्रेस भी रहता है, नंबर भी रहता है। जय हिंद, जय भारत।